हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ट्वेल्थ बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है पहले उसको समझते हैं। ये सभी कहते हैं कि भाई बोर्ड की तैयारी करनी तो एनसीईआरटी को अच्छी तरह से रीड करके जाओ। और आप करते भी होंगे, हम सभी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एनसीईआरटी पूरी रीड कर लो, उसमें 5-7 घंटे कुछ लग जाते हैं। उसके बाद जब कोई पूछता है कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हमें याद ही नहीं आता, या याद आता है तो आधा अधूरा आता है, या लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ते गए, समझते गए, लेकिन याद नहीं किया। हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी नहीं पता होता। तो यहां पर मैंने क्या किया है, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस बन सकते थे थ्योरी से, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी यहां पर मैंने लिखे हैं। इसमें जब आंसर्स में लिख रहा हूं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को माइंड में रखा गया, वो ये है कि एक क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही लिखा गया है। क्यों इसको, क्यों इतनी प्रायोरिटी दी गई है? तो क्योंकि आपको पता है कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, तो एक एग्जामिनर जो होता है ना, कॉपी जब चेक करता है तो एक्सपेक्ट करता है कि आपके लैंग्वेज वही हो जो एनसीईआरटी की हो। बहुत बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि सर ये आंसर भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो वही कह रहा है, ये ज़्यादा अच्छा आंसर है, या और कोई एडवांस्ड आंसर वो लिख लेते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती, और उनके फिर मार्क्स कम हो जाते हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि एक लाइन में आंसर लिखना होता था, वो 4-4 5-5 लाइन लिख देते हैं। तो यहां पर क्या प्रिसाइज आंसर होना चाहिए, एज पर दी मार्किंग स्कीम हमें कितना लिखना चाहिए, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। राइट? तो आपको क्या करना है इस वीडियो को देखते हुए, इस वीडियो में अभी हम देखेंगे, एक क्वेश्चन पहले आएगा। आपको क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज करना है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखें। नोटबुक में लिखने के बाद वापस वीडियो प्ले करें और देखें कि क्या वही आंसर है जो आपने लिखा है। अगर आपका आंसर अलग है तो यहाँ जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो आंसर आप याद करें। याद करने के बाद उसको लिखें, बिना देखे लिखें, और फिर वीडियो प्ले करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करें। यही चीज हर एक क्वेश्चन के साथ आपको करनी है। ध्यान रखिए, बहुत बार जनता क्या करती कि अच्छा मैं यहाँ पर क्वेश्चन आया, आंसर देखा, आंसर रीड कर दिया, समझ में आ गया, हाँ आ गया, वो याद नहीं करते या वो लिखते नहीं है। लिखना बहुत ज़रूरी है, और एक बार नहीं लिखना, एक बार नहीं याद करना होगा, एक बार आप लिख लीजिए, फिर आप जैसे जैसे आपको टाइम मिले उसे और रिवाइज करते जाइए, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, एक नहीं 2 बार या 3 बार जो भी हो। बट जब फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो याद करके लिखो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सॉल्युबिलिटी। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो। एंड द आंसर इज solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, वही वही उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, define saturated solution, and the answer is solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called the saturated solution। मतलब वो सैचुरेट हो गया, अब इससे ज़्यादा उसमें कुछ डिसॉल्व नहीं हो सकता है, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मास परसेंटेज। ये बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो कि इस चैप्टर में भी डिफाइन की जाती है, मोल कॉन्सेप्ट में भी डिफाइन की जाती है। इसका इस चैप्टर में अच्छा खासा इनका यूज होता है। एंड द आंसर इज mass percent of a compound of a component equals to mass of the component in the solution divided by total mass of the solution multiplied by 100। बेसिकली फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
define volume percentage V by V, and the answer is इंस्टेड ऑफ मास यहां पर वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मास बाय वॉल्यूम percentage W by V, and the answer is it is the mass of solute dissolved in 100 ml of solution. 100 ml of solution, फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप चाहो तो, mass of solute divided by volume of solution in ml multiplied by 100. लिख सकते हो ना फॉर्मूला, जैसे पहले फॉर्मूला लिखा गया था उसी तरह से लिख सकते हो. यहाँ पर मास ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, और अगेन 100, बस यहाँ चेंज करना है मास ऑफ कंपोनेंट. ठीक है, वापस आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं. डिफाइन पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम जिसे हम बोलते हैं, सॉरी, एंड द आंसर इज number of parts of the component divided by total number of parts of the all total number of parts of all components in the solution into 10 की power 6. जैसे ग्राम of the component divided by total mass of the component multiplied by 10 की power 6. Next, question number 7, define mole fraction, and the answer is mole fraction of a component, number of moles of component divided by total number of moles of all the components. लेट्स से ए और बी दो कंपोनेंट है, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय ए और बी के टोटल नंबर ऑफ मोल्स. नेक्स्ट, डिफाइन मोलरिटी, एंड द आंसर इज molarity is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पर, डेफिनेशन भी है, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोलरिटी, एंड द आंसर इज molality is defined as the number of moles of the solute per kilogram of the solvent. ध्यान रखना, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. What is Henry's law? What is Henry's law? And the answer is the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, जहां पर KH जो है वो हेनरीज कांस्टेंट है, X मोल फ्रैक्शन और P जो है वो प्रेशर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेंड्स? कुछ आइडिया है? ये दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं. व्हाट आंसर इज increased pressure increases the solubility of atmospheric gases in blood when the divers जो पानी में जाते हैं comes towards the surface, क्योंकि पानी के नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, जब वो वापस सरफेस पर आते हैं तो प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज.
दिस रिलीजेस द डिजॉल्व्ड गैसेस, जो ब्लड के अंदर जो गैसेस डिजॉल्व हो जाती है वो वापस रिलीज होती है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन दी बबल्स, तो जब वो वापस रिलीज होती है तो बबल्स की फॉर्म में निकलती है। दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट ए मेडिकल कंडीशन नॉन एज बेंड्स, तो वो क्या करते कभी कभी कुछ ये जो भी कैपिलरीज है इनको ब्लॉक कर देती है। दिस कंडीशन नॉन एज बेंड्स विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, तो थोड़ा बायो से रिलेटेड पार्ट है बेंड्स क्या होता है। नेक्स्ट, बट इसमें कॉन्सेप्ट ये इन्वॉल्व है कि ज़्यादा प्रेशर पर गैसेस ज़्यादा डिजोल्व होगी, जैसे गैस प्रेशर कम होगा जो डिजोल्व गैसेस है वो वापस रिलीज होगी। जैसे हमने देखा सॉफ्ट ड्रिंक की, जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती ज़्यादा प्रेशर पर ज़्यादा CO2 डिजोल्व होती है, प्रेशर जैसे कम होता है बोतल आप ओपन करते हो CO2 बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड बेंड्स, इसको अवॉइड कैसे किया जाए, इसका कह सकते हो कि प्रिवेंशन क्या है। And the answer is to avoid bends as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood. The tanks used by scuba divers are filled with air diluted with हीलियम नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कम कर दिया जाता है, तो जिससे वो नाइट्रोजन उतनी यानी डिफरेंस जनरेट नहीं हो पाता है, बबल्स की फॉर्म में नहीं निकलती है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, बस हाँ इसके अंदर आप कह सकते हो नाइट्रोजन का परसेंटेज कम कर दिया जाता है डाइल्यूटेड विथ हीलियम, उसकी जगह क्या डाल दिया जाता है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनोक्सिया, व्हाट इज एनोक्सिया, एंड द आंसर इज at high altitude the partial pressure of oxygen is less than that of ground level. This leads to the low concentration of oxygen in the blood and tissues of the people living at high altitudes or climbers. लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, उनकी हाई एल्टीट्यूड पे जो रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, सिम्टम्स ऑफ ए कंडीशन नॉन एज एनोक्सिया, यानी थिंकिंग पावर भी कम हो जाती है, वीकनेस भी आ जाती है, इसी को हम कहते हैं एनोक्सिया। नेक्स्ट, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, ये वापस स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर हम आ गए, एंड द आंसर इज for any solution the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. Thus for a component 1 जो उसका वेपर प्रेशर होगा P1 is directly proportional to mole fraction। हाँ यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसको यहां पर P1 नोट इंटू x1 लिखा हुआ है, और इस P1 नोट है ये बेसिकली इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जब वो प्योर फॉर्म में है तो जो उसका वेपर प्रेशर है उसे हम क्या करें, P1 नोट। तो आपको मेनली ये तो फॉर्मूला पता ही होगा, ये लाइन लिखनी है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिफाइन ideal solution, and the answer is the solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration are known as ideal solution। जो Raoult's law को फॉलो करते हैं over the entire range, ये भी लिखो over the entire range, क्योंकि कभी कभी कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर आइडियल को फॉलो कर लेता है, तो over the entire range of concentration is known as ideal solution। Which condition leads to formation of ideal solution? And the answer is if the intermolecular attractive forces between the A and A, B and B are nearly equal to those between A and B, this leads to the formation of ideal solution।
अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड ए, बी एंड बी और ए और बी बराबर है तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, अदरवाइज वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे. नेक्स्ट, राइट एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड द आंसर इज solution of n-hexane and n-heptane, bromoethane and chloroethane. Second example. और थर्ड एग्जाम्पल बेंजीन एंड टोलुइन. ये तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो कि आइडियल, ऑलमोस्ट आइडियल की कैटेगरी में लाई करते हैं. ठीक है, बेंजीन एंड टोलुइन. नेक्स्ट, डिफाइन नॉन आइडियल सॉल्यूशन and the answer is when a solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentration, then it is called non-ideal solution. यानी ideal की याद है तो उसमें बस does not obey लगाना और कुछ नहीं. Next question, what is meant by positive deviation from ideal solution? Positive किसे कहेंगे? Answer is in case of positive deviation from Raoult's law, A and B interaction are weaker than those between A and B and B. A और B के बीच में attraction उतना नहीं होगा. This will increase the vapor pressure and results in positive deviation. तो अगर अट्रैक्शन कम हो रहा है मिक्सअप करने के बाद, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो रहे हैं, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. वेपर प्रेशर नहीं, जो आइडियल सिचुएशन में होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा. दैट इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन. यानी इस केस में जो वेपर प्रेशर होगा राउल्ट्स लॉ से जो हम फाइंड आउट करेंगे उससे ज्यादा होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन? आई थिंक बहुत इजीली बता सकते हो. आंसर इज द molecular attractive forces between A, B and B are weaker than those between A and B. यानी यहाँ पर A और B के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है और वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के कंपैरेटिवली कम आता है. दैट इज नेगेटिव डेविएशन. नेक्स्ट, राइट एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ and the answer is ये भी वही आ गया क्या? मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है. पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स यहाँ पर नहीं दिख रहे. अच्छी बात है, आप एनसीईआरटी से ढूंढ लेना. कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे. मिथेनॉल प्लस वाटर या इथेनॉल प्लस वाटर, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं. प्लस CH2 प्लस CCl4 कह सकते हो, या एसीटोन प्लस CH2 कह सकते हो. ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं. राइट एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. आंसर इज फिनोल प्लस एनिलीन. सेकेंड वन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन. इसके अलावा एक और एग्जांपल कह सकते हो, ज़्यादातर जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर है, HCl इन वाटर, HNO3 इन वाटर, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. नेक्स्ट, डिफाइन एजियोट्रॉप एंड द आंसर इज some liquid on mixing form azeotrope which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boils at a constant temperature.
मेन पॉइंट ये कि विच हैज़ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। अदरवाइज आपको पता है वाई ए एक्स ए के बराबर नहीं होता है, वाई बी एक्स बी के बराबर नहीं होता है, बट एजियोट्रॉप के केस में वाई ए एक्स ए के बराबर होता है, वाई बी एक्स बी के बराबर होता है। नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप? आई थिंक सबको पता है देर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो मिनिमम किस केस में बनता है? एंड द आंसर इज the solution which shows a large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling point azeotrope at a specified composition. Example, ethanol plus water, अभी मैंने example लिया था, mixture at 95% by volume of ethanol, it forms azeotrope. तो ये example भी है इसका। विथ एग्जाम्पल हमने बता दिया कि कौन सा सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाएगा। पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए, ध्यान रखना, पॉजिटिव डेविएशन वाला मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाता है। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप? एंड द आंसर इज the solution that shows large negative deviation from Raoult's law form maximum boiling point azeotrope at a specified composition. Example, nitric acid and water at 32% water by mass. At 32% water by mass, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है। ध्यान रखना परसेंटेज किसका? वाटर का, मतलब नाइट्रिक एसिड ज़्यादा है, वाटर कम है। और इससे पहले ये जो एग्जाम्पल था 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल, इथेनॉल ज़्यादा था, वाटर कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड द आंसर इज all these properties depends on number of solute particles irrespective of their nature. नेचर से मतलब वो कौन सा सब्सटेंस है उससे मतलब नहीं है, relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties, यानी जो कि solute के केवल number of moles पे डिपेंड करती है, वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि solute ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या यूरिया है, बस उनके number of moles पे डिपेंड करती है। ऐसी properties को हम कहते हैं colligative properties, right? Next, express relative lowering in vapor pressure, and the answer is, ये फॉर्मूला है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का, इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट which is relative lowering in vapor pressure equals to mole fraction of solute। यहाँ पर N1 N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, N1 N2 यूज करना है यहाँ, बट रिलेटिव लॉवरिंग का एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्राफिकली, एंड द आंसर इज, ये ग्राफिकली आपको बताना है। ये एनसीईआरटी में बना हुआ कर्व है, ये सॉल्वेंट है, ये उसका सॉल्यूशन है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विच इज 1 एटमॉस्फेयर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इन दोनों कर्व्स को कट कर रही है। सॉल्वेंट को जहां कट कर रही है वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन को जहां कट कर रही है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कर्व मैं आपको बता दूं, जेई एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। जेई एडवांस में कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं लेकिन उन्होंने डायग्राम से उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अगर आप जेई एडवांस के पीवाईक्यूज देखोगे तो वहां पर आपको ये कर्व्स मिल जाएंगे, और ये बहुत आसान है। वो जेई एडवांस के क्वेश्चंस बहुत आसान थे, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि यार ये कर्व हमें क्या बता रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से निकल के आएगा। यहाँ पर
TB नॉट है बेसिकली, TB नॉट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB माइनस डेल्टा TB नॉट है is known as elevation of boiling point. Next question, justify depression in freezing point graphically. Answer is, ये कर्व एनसीईआरटी में दे रखा है यहां पर, दैट इज डेल्टा TF। ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है TF नोट, ये सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट है TF, और ये दोनों का डिफरेंस जिसे हम कहते हैं डेल्टा TF। ये सारी मार्किंग क्या करनी है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट वन, explain SPM, and the answer is, membranes appear to be continuous sheet or films, yet they contain a network of submicroscopic holes or pores. Small solvent molecules like water can pass through these holes, but the passage of bigger molecules like solute is hindered. Membranes having this kind of properties are known as semi permeable membranes. एक तरह से कहूँ तो ह्यूमन स्किन जो है वो SPM ही है। स्वेटिंग होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के आते हैं, लेकिन आपके अंदर की बॉडी के प्रोटीन वाइटामिन ये थोड़ी निकल के आते हैं। तो आपकी ह्यूमन स्किन जो होती है, एनिमल स्किन जो होती है, वो एक तरह की कह सकते हो SPM ही है। फिल्टर पेपर्स होते हैं वो भी कुछ हद तक SPM ही है। नेक्स्ट, give examples of osmosis, and the answer is, a raw mango placed in concentrated salt solution loses water via osmosis and shrivel into pickle. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मैंगो के अंदर का जो वाटर होता है वो बाहर चला जाता है। हमेशा ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट मूव करता है, तो जो वो मैंगो है वो श्रिंक हो जाता है। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, पानी जो है वो फ्लावर्स के अंदर चला जाता है। ए कैरेट दैट हैज become limp because of water loss into the atmosphere can be placed into the water making it firm once again. तो ये 3 एग्जाम्पल है, रो मैंगो वाला, फ्लावर वाला और कैरेट वाला। जरूरी नहीं तीनों लिखो, कोई एक भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफाइन ऑस्मोसिस, and the answer is, if SPM is placed between the solvent and solution, the solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent to the solution. This process of flow of the solvent molecules is called osmosis. अच्छी तरह से याद कर लो, ये डेफिनेशन ऑस्मोसिस की स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, and the answer is, the flow of solvent from its side to solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied to the solution. This pressure that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. Next question. Question is, why osmotic pressure measurement is better technique than other colligative properties? Answer is, osmotic pressure method has the advantage over other method as pressure measurement is around the room temperature. Osmotic pressure हम room temperature पर ही measure करते हैं, and the molarity of the solution is used instead of molality. Molarity use होता है। As compared to other colligative properties, its magnitude is large even at वेरी लो कंसंट्रेशन, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, जिसको मेज़र करना आसान होता है। इसीलिए
हम इसको यूज़ करते हैं। जो बाकी टेक्निक्स हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें हीटअप करना पड़ता है। तो बहुत बार क्या होता है, जब आप हीटअप करते हो तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या ये जो है ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उससे आपका आंसर चेंज हो जाता है। या एलिवेशन रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में उसको वेपराइज करना पड़ता है। तो इन दैट केस यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which technique is used to determine molecular masses of biomolecules and polymers? And the answer is by osmotic pressure measurement, because biomolecules are generally not stable at higher temperature and polymers have poor solubility. Are generally not stable at higher temperature and polymers have poor solubility. कम solubility होगी तो वैल्यू जो है वो बहुत कम आएगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, डिफाइन आइसोटोनिक। आसान क्वेश्चन है नहीं? एंड द आंसर इज two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution. देखिए सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं। अब आप इनको क्वेश्चंस को करने के बाद फिर से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है। तो अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, इवन मेरे क्वेश्चंस के बाद, तो आपको लगेगा यार एनसीईआरटी में इतना कुछ था, हमें पहली बार रीडिंग में तो पता ही नहीं चला था कि ये सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि पहले आपके माइंड में क्वेश्चंस नहीं थे। अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ गए, तो जैसे ही किसी क्वेश्चन का आंसर दिखे, अरे यार ये आंसर इसका रहा, तो अब आपको वो आंसर्स दिखने लगेंगे। जो स्टेटमेंट पहले थे, पहले सेंटेंस था, अब वो आंसर्स बन गए। ये डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हो, ट्राई करना। नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू ब्लड? ये मैंने डेफिनेशन, ये इसका डिफाइन आइसोटोनिक, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू ब्लड? एंड द आंसर इज the osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is equivalent to that of 0.9% mass by volume sodium chloride solution called normal saline solution। बहुत बार आपने देखा होगा ग्लूकोज और इनमें भी, जो बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल में नहीं पता, बट हाँ इस तरह से रखना होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा चेंज ना हो। ग्लूकोज चढ़ाया जब जाता है या इस तरह का कुछ इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन वही होनी चाहिए। सॉल्यूशन शुड बी, आई थिंक, आइसोटोनिक। नेक्स्ट, इन विच कंडीशन ए ब्लड सेल श्रिंक और स्वेल? एंड द आंसर इज, if you place the cell in a solution containing more than 0.9% mass by volume सोडियम क्लोराइड, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल की कंसंट्रेशन कम है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन वाटर फ्लो होगा, दे वुड श्रिंक। सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, मतलब जिस उसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, उसे हाइपरटोनिक बोलते हैं। और अगर कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। तो हाइपोटोनिक में रखोगे तो स्वेल कर जाएगा, हाइपरटोनिक में रखोगे तो श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट, what is edema? And the answer is, people taking a lot of salt or salty food experience water retention in tissue cell and intercellular spaces because of osmosis. The resulting puffiness or swelling is called edema। देखो बायो है, समझ रहे हो अपना, वैसे ही मैथ्स वालों का, तो जिनकी बायो है मुझे लगता है उनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं थोड़ा मैथ्स बैकग्राउंड पे हूँ तो समझ सकते हो, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, राइट? ठीक है यार, याद करना 2 लाइनें, इतना क्या समझना है, कर सकते हो आप। यस, हाउ टू प्रोटेक्ट मीट एंड फ्रूट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन? बैक्टीरियल एक्शन, आंसर इज
The preservation of meat by salting and of fruits by adding sugar protects against bacterial action, though through the process of osmosis a bacterium on salted meat or candied fruit loses water, shrivels and dies. तो जो बैक्टीरिया होता है वो या तो स्वेल कर जाता है या श्रिंक कर जाता है, जिसके कारण वो मर जाता है. उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? यस, आरओ जो हम वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं, आरओ वाले, वही है. आंसर इज the direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side. Now the pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane. This phenomena is called reverse osmosis. राइट अगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाएंगे तो रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट साइड सॉल्यूशन साइड से मॉलिक्यूल सॉल्वेंट की तरफ आने लगेंगे. सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे. नेक्स्ट, डिफाइन वांट ऑफ फैक्टर. Define want of factor, and the answer is total number of moles of particles after dissociation or association divided by number of moles of particles before association or dissociation. यानी जितने आपने डाले हैं. Actual moles divided by moles added, ऐसे भी बोल सकते हो, actual moles divided by moles added. Next, give one example of SPM used for reverse osmosis. And the answer is a workable porous membrane is a film of cellulose acetate placed over a suitable support. Cellulose acetate is permeable to water but impermeable to impurities and ions present in sea water. ये लास्ट क्वेश्चन था. तो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन. आई होप आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे. सो ऑल द बेस्ट for board exams. Thank you.